अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज भी मौजू बुनियादी तौर पर वही है, पाकिस्तान की सियासत, तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म का रवैया और अपोजिशन की चालें। नाज़रीन, ये बात भी बड़ी हद तक दुरुस्त है कि अपोजिशन अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ना लाती तो मौजूदा सियासी भूचाल जो है वो ना दिखाई देता, और फिर इमरान खान साहब की जिनकी पोजीशन एक मुख्तलिफ सर्वेस के मुताबिक गिर रही थी, वो ना संभलती। ये ज़ाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान जैसे माहौल में जहाँ लोगों को अ, उन बारीकियों का इल्म नहीं होता जो दरपेश होती है, जिनको समझना ज़रूरी होता है, वहाँ इस किस्म के मामलात में चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, ऐसे ही होती हैं, और फिर रफ्ता रफ्ता लोग असल बात की तह तक पहुँचते हैं, जिनको इल्म होता है। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानी सियासत जो रुख इख्तियार कर चुकी है वो बड़ा अफसोसनाक है। मसलन आज सुबह जब आँख खुली, ट्विटर देखा, तो अंदाज़ा हुआ कि मामलात कितने बिगाड़ की तरफ जा चुके हैं। बहुत से वो लोग जो माजी के करीब में पीटीआई के हक में बहुत दलाइल दिया करते थे और पाक फ़ौज के हक में बहुत बातें किया करते थे, वो उनका लबो लहजा, उनका रवैया अस्करी क़यादत के हवाले से, अपोजिशन क़यादत के हवाले से तो पहले ही खैर उनकी ज़बान माशाल्लाह थी, लेकिन उनका रवैया, उनकी सोच खुलकर सामने आई और वो बहुत ही अफसोसनाक रवैया था। वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक अस्करी क़यादत पर बराह रास्त तो कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया, लेकिन बिलवास्ता तौर पर वो भी कुछ चीज़ें कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं। फिर कमल शुज़ब साहिबा की एक ऑडियो कॉल, जो किसी से वो गुफ्तगू कर रही हैं, ऑडियो कॉल है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो आई, वो भी अफसोसनाक है। तो वो ये चीज़ें सामने आई। उसके बाद फिर एक ये भी हुआ कि ये कहा जा रहा था कि स्पीकर साहब जो हैं वो पता नहीं कब इजलास बुलाएंगे, और अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था। गुज़िश्ता रोज़ भी अपोजिशन ने वाज़ेह किया था कि स्पीकर को 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना है, और जो तशरीह करते हैं मुख्तलिफ आइनी माहिरीन, वो ये कहते हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर ये इजलास जो है उसको होना है, उसको कॉल नहीं किया जाना, उसको होना है। लेकिन स्पीकर साहब ने आज जो कौमी असम्बली के हुकाम ने उनका इजलास अपने घर पर बुलाया, और यानी 20 मार्च को, और फिर उसमें उन्होंने फैसला किया कि 25 मार्च को इजलास बुलाया जाएगा। और पहले तो ये खबर आई कि सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन मैंने नेशनल असम्बली के एक आला और सीनियर अफसर से जो आइन और कानून को समझते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इजलास स्पीकर ही बुला सकते हैं, क्योंकि रेगुलेशन इजलास है, तो वही बुला रहे हैं, और अब से थोड़ी देर बाद उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। नोटिफिकेशन हो गया, साथ स्पीकर का एक ऑर्डर भी जारी हो गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, तो उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इजलास हो जाए। उन्होंने कौमी असम्बली का हॉल, लॉबीज़ और चैम्बर्स जो हैं वो उनकी मरम्मत हो रही थी ओआईसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसके बारे में करारदाद 21 जनवरी को मंजूर हुई। फिर उन्होंने चेयरमैन सेनेट को लिखा, तो उन्होंने कहा कि जी सेनेट के हाल की भी तज़ीन और आरइश का काम जारी है, और चैम्बर्स का भी। फिर उन्होंने डीसी इस्लामाबाद को ख़त लिखा, और डीसी इस्लामाबाद ने, और चेयरमैन सीडीए को, तो उन्होंने बताया कि जनाब वो नहीं है तो नहीं मिल सकता, क्योंकि इस्लामाबाद में तो कोई ऐसी इमारत ही नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद में मुझे याद है 1994-95 की बात है गालिबन, कौमी असम्बली को आग लग गई थी। कौमी असम्बली की जो इमारत है, माफ़ कीजिएगा, कौमी असम्बली को नहीं, कौमी असम्बली की इमारत को आग लग गई थी, बहुत बुरी तरह से वो आग लगी। तो उसके बाद कौमी असम्बली को स्टेट बैंक हॉल में, स्टेट बैंक ऑडिटोरियम में शिफ्ट करना पड़ा था, जो अभी भी मौजूद है। उसके अलावा अब कन्वेंशन सेंटर है, उस वक्त जब ये आतिशबाजी हुई थी तो कन्वेंशन सेंटर नहीं था, और बजा तौर पर अपोजिशन ये सवाल करती है कि कन्वेंशन सेंटर आपने किस मकसद के लिए रखा है, अगर इस किस्म के एमरजेंसीज में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो बहरहाल अब अपोजिशन की इतला ये है, जो मेरी लेटेस्ट इतला है, मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, कामरान मुर्तज़ा साहब से भी बात हुई, जो मुमताज़ आइनी माहिर हैं, JUI के सेनेटर भी हैं, शेरी रहमान साहिबा से भी बात हुई। उन्होंने भी तस्दीक की कि अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कामरान मुर्तज़ा, शेरी रहमान, नवीद कमर, फ़ारूक एच नायक, शाहिदा अख्तर अली,
सरदार अयाज सादिक और एक और रहनुमा मुस्लिम लीग नून के जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो शरीक हुए और उसमें इस बात पर गौर किया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की अपील फ़ाइल की जाए सुप्रीम कोर्ट में। और बाद अज़ां ये खबर आई है कि आज ही 12:30 बजे या 1 बजे बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार की जो दरख्वास्त है, जिसमें अदालत उज़्मा से ये दरख्वास्त की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी करे कि तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है वो पुरअमन तरीके से निपटेगा। और जो जलसे जुलूस के हवाले से जो टेंशन क्रिएट की है, ज़्यादा बड़ी जिम्मेदार तो हुकूमत इसलिए कही जा सकती है कि हुकूमत ने पहले जलसे का ऐलान किया, मौलाना फजल रहमान ने उस जलसे के जवाब में बाद में किया। हालांकि उससे पहले ये खबरें आ रही थी कि जो मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च कॉल कर रखा है 23 मार्च को, वो कॉल ऑफ कर दिया गया है। तो उसकी समाअत है आज, उसमें फ़ैसला होना है। और उस हवाले से एक ख़बर ये भी है कि हुकूमत जो आर्टिकल 63A की वजाहत चाहती है, वो आइन के आर्टिकल 186 के तहत वो रेफरेंस तैयार हो गया है। काबीना से वाया सर्कुलेशन समरी मंजूरी ले ली गई है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि सर्कुलेशन समरी जो है वो उसकी मंजूरी कोई ऐसा इकदाम नहीं है, काबीना के बाज़ाब्ता इजलास में चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन चूँकि कल तक का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, इसलिए हुकूमत की भी मजबूरी थी और आज सर्कुलेशन समरी में वो किया गया। लेकिन एक इसमें बात जो अहम है ना, वो हुकूमती वज़रा की जानिब से, हुकूमत के अरकान की जानिब से ये फैलाई जा रही है बात कि जनाब बस ये इनको तो जो अरकान हैं बागी, उनको एक वक्त मिल गया है, 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई है, वो वापस आ जाए वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और वो नाअहल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 63A की मुतल्लिका प्रोविज़न हैं, उसमें ये कहा गया है, अंग्रेज़ी के अल्फाज में आपको दोहरा देता हूँ कि इफ़ अ मेंबर abstains or vote against the direction of the party leader in following matters। उसमें नंबर 1 है कायदे ऐवान का इंतखाब या स्पीकर का इंतखाब। कायदे ऐवान या स्पीकर या किसी भी और दीगर आइनी ओहदे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। और फिर बजट फाइनेंस बिल की मंजूरी, उसमें ये कहा गया है कि कायदे ऐवान को यह पाबंद किया गया, कायदे ऐवान को या पार्लिमानी लीडर को या कायदे इख्तलाफ को, उनको यह पाबंद किया गया है कि वो पहले अरकान को ख़त लिख कर तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे कि पार्टी पॉलिसी क्या है, और वो पाबंद करेंगे कि वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट करें। वो एब्सटेन नहीं कर सकते, वो उसके ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकते फिर। और अगर वो एब्सटेन करते हैं या उसके ख़िलाफ़ वोट करते हैं, तो फिर जो पार्लिमानी लीडर है, वो कायदे ऐवान हो, कायदे पे इख्तलाफ हो, वो ख़त लिखेगा अपने अरकान को और उनसे पूछेगा, वजाहत तलब करेगा। 20 दिन का वक्त है। उसके बाद वो अपना डिक्लेरेशन जो है वो नाअहली का मुतल्लिका रुकन की वो भेजेगा स्पीकर को। 2 दिन स्पीकर लेगा और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा और 10 दिन में इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। अब इसमें कोई वैसी वजाहत वाली बात नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो समरी सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी दी गई है, उसमें 2 सवाल हैं कि क्या जो वोट है वो काउंट होगा। वोट काउंट होगा तभी तो नाअहली का सवाल बनेगा। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको उसकी वजाहत करनी है, हुकूमत को उस पर एडवाइस करना है। लेकिन एक बात और भी है नाज़रीन, के जो आर्टिकल 186 है वो यही बताता है कि किसी भी आइनी मामले पर हुकूमत एक सदर मुमलिकत के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस फाइल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर समाअत के बाद, सदरी समाअत हो या तफसीली समाअत हो, उसके बाद जो जवाब देगा हुकूमत को, वो बाइंडिंग नहीं होगा। वो 186 के तहत वो जो सुप्रीम कोर्ट की वो समाअत है और वो जो फैसला है, वो राय जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में आती है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत उसके बाद भी कोई लैतोलाल से काम ले सकती है, कुछ और काम कर सकती है। लेकिन इसमें एक ख़बर और भी है कि आज की जो समाअत होगी उसके अंदर ही स्पीकर कौमी असम्बली के कंडक्ट के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो है वो एक अपील फ़ाइल कर सकती है, जिसके कि इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और अपोजिशन ये कह सकती है कि स्पीकर ने आइन तोड़ा है और देखा जाए कि क्या आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं। दरख्वास्त इस हवाले से है कि हमारे ज़रिए का ये कहना है कि तैयार है
اب سپریم کورٹ میں اگر سپریم کورٹ کی سماعت سے پہلے اپوزیشن کی قیادت نے اجازت دے دی تو وہ درخواست دائر ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ لیکن معاملات ناظرین بگاڑ کی جانب جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے مالاکنڈ میں جو جلسہ کیا اس میں جو گفتگو کی، اور اس میں وہ گفتگو انہوں نے پھر ایک بار اداروں کو ایک طرح سے اشارہ کیا، انہوں نے اداروں کی جانب براہ راست نہیں کہا لیکن اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے جو کئی نون اکاؤنٹس ہیں ان اکاؤنٹس پر جو گفتگو کی گئی، اس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاملات کو خراب کرنے کی، ہجان برپا کرنے کی ایک شعوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ شعوری کوشش جو ہے ناظرین، یہ بڑی خرابی کا باعث ہے۔ اس سے سب کو بچنا چاہیے، چاہے وہ حکومت ہو یا چاہے اپوزیشن ہو۔ ناظرین اب کل سماعت کے بعد اور پھر جو بھی معاملات سامنے آئیں گے، جو خبریں کل سامنے آئیں گی، ان سے کل آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن یہ پہلو جو ہے وہ آرٹیکل 186 کا یا کیا چل رہا ہے حکومت کے ذہن میں اور اپوزیشن کے ذہن میں، وہ ایک اہم نکتہ تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ایک خبر ناظرین اور بھی ہے کہ جو ارکان قومی اسمبلی، حکومتی ارکان قومی اسمبلی سندھ ہاؤس میں تھے، وہ ایک مقامی ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے۔ وہ اب ان میں سے اکثریت مقامی ہوٹل سے کو چھوڑ کر اور محفوظ جگہ پر منتقل ہو چکی ہے۔ ناظرین کوئی اور خبر ملے گی تو کل وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔